हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेक्सप्लोर। आज हम कुछ और लीगल मैक्सिम्स के बारे में जानेंगे। ये 8th पार्ट है। आशा है कि आपने पहले के जो 7 पार्ट्स है उसको ज़रूर देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे दिए गए हुए लिंक में जाके देख सकते हैं। पहला, रेस इप्सा लोक्यूटर। इसका मतलब होता है प्रूफ इज नॉट नीडेड बिकॉज द फैक्ट्स स्पीक फॉर देमसेल्फ। कोई सबूत की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो तथ्य है, फैक्ट है, वो क्लियर कट अपने आप में सब चीज बता देता है। खुद वो सक्षम है बताने के लिए, इसीलिए कोई प्रूफ, सबूत की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्स एंड जेड आर एनिमीज। एक्स हैज मर्डर्ड जेड। जेड सन्स वाई अटेम्प्ट टू किल एक्स। वाई इज अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग अटेम्प्ट टू मर्डर ऑफ एक्स। इन द क्रिमिनल ट्रायल, एक्स लॉयर claims that the act of Y is res ipsa loquitur in nature and thus he is liable। तो X और Z जो है वो शत्रु हैं, एनिमीज हैं। X जो है वो मर्डर कर देता है Z को। अब Z का जो सन है Y, वो अटेम्प्ट टू किल करता है X को। अब Y पे ये आरोप लगाया जाता है कि उसने अटेम्प्ट टू मर्डर किया X का। अब क्रिमिनल ट्रायल जब चलता है तो X का जो लॉयर है वो क्लेम करता है कि जो एक्ट है, वाई का जो एक्ट है, वो रेस इप्सा लॉक्यूटर है। वो खुद में ये सक्षम है बोलने के लिए कि वाई इज लायबल। क्यों? क्योंकि एक्स और जेड शत्रु थे और एक्स मर्डर कर देता है जेड का। अब जेड का जो सन है वो भी मारना चाहता है एक्स को, लेकिन वो बच जाता है और इसलिए क्रिमिनल ट्रायल में एक्स का जो लॉयर है ये बोलता है कि वाई इज़ लायबल, क्योंकि जो तथ्य हैं वो अपने आप में सारी चीज़ें बयां कर रही हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कैसे लीगल मैक्सिम रेस इप्सा लॉक्यूटर को यूज़ किया गया है। नेक्स्ट, सब जुडिस। इसका मतलब अंडर जुडिशियल कंसिडरेशन, न्यायिक विचार के अंतर्गत जो पेंडिंग होते हैं उसको हम कहते हैं सब जुडिस। ऐसी चीज़ें जो जुडिशियल कंसिडरेशन के अंदर में पेंडिंग हो। एग्जाम्पल से समझते हैं। X एंड Y एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एट दिल्ली। X और Y जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं दिल्ली में। Y जो है वो डिफॉल्ट करता है। X जो है फाइल करता है केस एट दिल्ली कोर्ट विच इज पेंडिंग। Y फाइल्ड केस एट नोएडा कोर्ट विच वॉज डिसमिस्ड एज अ केस इज सब जुडिस ओवर द सेम डिस्प्यूट बिफोर द दिल्ली कोर्ट। अब Y जो है वो वही केस करता है नोएडा कोर्ट में जो कि डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि एक सेम केस पेंडिंग है दिल्ली कोर्ट में, सब जुडिस है ओवर द सेम डिस्प्यूट एट द दिल्ली कोर्ट। तो एक्स और वाई जो है एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया दिल्ली में। अब वाई जो है वो डिफ़ॉल्ट करता है। एक्स फाइल करता है केस दिल्ली कोर्ट में जो कि पेंडिंग है, उस पर डिसीजन नहीं आया है। इसी बीच जो है वाई जो है वो नोएडा कोर्ट में भी उसी केस के लिए फाइल करता है केस, जिसको खारिज कर दिया जाता है ये कहते हुए कि उसी केस का जो डिस्प्यूट है वो दिल्ली कोर्ट में है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कैसे सब जुडिस टर्म यूज़ किया गया है। नेक्स्ट, सुई जेनरिस। इसका मतलब समथिंग दैट बिलोंग्स इन अ पर्टिकुलर कैटेगरी और इज दी वन ऑफ इट्स क्लास। कुछ ऐसा जो किसी विशेष श्रेणी में आता है या अपनी श्रेणी का एकमात्र है, उसे हम कहते हैं सुई जेनरिस। एग्जाम्पल समझते हैं। Since the legal case is sui generis, the lawyer cannot find any similar case for which to draw reference। क्योंकि एक लीगल केस जो था वो सुई जेनरिस था, सिर्फ एक ही टाइप का था, वो एक ही सिंगल केस था जिससे वो पर्टिकुलर कैटेगरी में आता है, जिससे वो प्रिंसिपल आया होगा। इसीलिए जो लॉयर है, जो वकील है, वो कोई दूसरा केस नहीं खोज पाता है उसी इशू में, एनी सिमिलर केस, टू ड्रॉ रेफरेंस, सो दैट वो रेफर कर सके। हम देख सकते हैं कैसे लीगल मैक्सिम सुई जेनरिस को यूज़ किया गया है। नेक्स्ट, सुप्रा। इसका मतलब होता है अबव, ऊपर। एग्जाम्पल समझते हैं। इन अ जजमेंट ऑफ कोर्ट, द जज आफ्टर डिलीवरिंग 18 पेजेस ऑफ जजमेंट मेंशन द फाइनल लाइन एज दिस केस इज बीइंग अलाउड फॉर द केसेस रेफर्ड साइटेड एज सुप्रा। एक जजमेंट जो है कोर्ट का, उसमें जो जज है 18 पेज का जो जजमेंट देने के बाद लास्ट लाइन में ये लिखता है कि इस केस को अलाउ किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो ऊपर में दिए गए केसेस हैं उसके तहत। तो यहाँ हम देख सकते हैं कैसे लीगल मैक्सिम एज सुप्रा को यूज़ किया गया है। नेक्स्ट, यूबे रिमे फिडे। इसका मतलब होता है ऑफ द अटमोस्ट गुड फेथ, परम सद्भाव की कोई चीज़ को हम कहते हैं यूबे री
में फिडे। एग्जाम्पल समझते हैं। अ जज इज ड्यूटी बाउंड टू पास जजमेंट एज पर द प्रिंसिपल ऑफ यूबे रिबे फिडे। कोई भी जो जज है उसका ये कर्तव्य है कि वो सारे जजमेंट्स जो हैं अब अटमोस्ट गुड फेथ में पास करे, सही विचारधारा को रखते हुए पास करे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कैसे लीगल मैक्सिम यूबे रिमे फिडे को यूज़ किया गया है। नेक्स्ट, इग्नोरेशिया ज्यूरिस नॉन एग्जीक्यूसेट। इसका मतलब होता है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। ये बहुत पॉपुलर लीगल मैक्सिम है। कानून की अनदेखी कोई बहाना नहीं है। एग्जाम्पल समझते हैं। इग्नोरेशिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूसेट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है लॉ का, क्योंकि इंडियन लॉ में कानून की अनदेखी को कोई बहाना नहीं कह सकता है। सभी सिटीजन नागरिक का ये कर्तव्य है, दायित्व है कि वो लॉ को जाने और समझे और उसका अनुपालन करे। नेक्स्ट, रेस जुडिकेटा, अ मैटर दैट हैज़ बिन डिसाइडेड, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स। एक मामला जो तय किया गया है, हो चुका है, न्यायिक घोषणाएं। एग्जाम्पल समझते हैं। X and Y entered into a contract at Delhi. Y defaulted. X filed a case at Delhi court which was decided in favor of X. Y filed another case on the same issue at the Noida court which was dismissed under the principle of res judicata. X और Y जो है एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं दिल्ली में। Y डिफ़ॉल्ट करता है। X फाइल अ केस एट दिल्ली कोर्ट, जिसको एक्स के फेवर में जजमेंट आता है। उसके बाद वाई जो है एक अदर केस फाइल करता है नोएडा कोर्ट में, उसी इशू से रिलेटेड, उसी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जिस पे दिल्ली कोर्ट जजमेंट सुना चुका है। उस जो नोएडा कोर्ट में केस फाइल करता है वाई, उसको खारिज कर दिया जाता है अंडर द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा, क्योंकि ऑलरेडी एक मैटर जो है उसी इशू में, उसी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड एक कॉम्पिटेंट कोर्ट में डिसाइड कर दिया गया है। इसीलिए यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा के अंदर नोएडा कोर्ट वाई का जो केस है उसको डिसमिस कर देती है। नेक्स्ट, स्वो मोटो। इसका मतलब होता है ऑन इट्स ओन मोशन, अपनी ही गति पर। एग्जाम्पल से समझते हैं। हाई कोर्ट कंसिडरिंग अ लेटर बाय अ लेबर स्वो मोटो इशूड नोटिस टू द गवर्नमेंट। तो एक मजदूर का जो लेटर है उसको कंसिडर करते हुए एक स्वो मोटो केस इशू बना लेता है और गवर्नमेंट को इशू करता है नोटिस अपने से ही। कोई कोर्ट में आता नहीं है कोई प्रेयर लेके, लेकिन हाई कोर्ट जो है मजदूर का जो लेटर है उसको कंसिडर करते हुए खुद के विवेक से ही एक नोटिस इशू कर देता है गवर्नमेंट को। यहाँ हम देख सकते हैं कैसे लीगल मैक्सिम सुओ मोटो को यूज़ किया गया है। नेक्स्ट, एड इंटरिम। इसका मतलब होता है इन द मीन टाइम, टेम्पोररली, इस बीच अस्थायी रूप से। एग्जाम्पल समझते हैं। गवर्नमेंट कंपनी इशूड अ शो कॉज नोटिस टू हिज एम्प्लॉय मिस्टर जेड फॉर इरेगुलरिटीज। जेड अप्रोच्ड कोर्ट, कोर्ट ग्रांटेड एड इंटरिम रिलीफ टू जेड दैट कंपनी विल नॉट मूव अहेड विद द शो कॉज अनलेस द मैटर इज फाइनली डिसाइडेड बाय द कोर्ट। तो एक सरकारी कंपनी जो है एक शो कॉज नोटिस देती है जेड को कुछ गड़बड़ियों से रिलेटेड। जेड जो है कोर्ट को अप्रोच करता है और कोर्ट जो है एक एड इंटरिम रिलीफ, एक टेम्पररी रिलीफ दे देती है, अस्थाई रिलीफ दे देती है जेड को, ये कहते हुए कि कंपनी उस शोकॉज नोटिस पे अपना विचार फाइनल डिसाइड नहीं करेगा अनलेस जो मैटर है उसको कोर्ट डिसाइड ना कर ले, उसको कोर्ट सही है या गलत है उसको ना डिसाइड कर ले, तब तक जो कंपनी है वो जेड के अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है शो कॉज नोटिस के अंतर्गत। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे लीगल मैक्सिम एड इंटरिम को यूज़ किया गया है। नेक्स्ट, इंजंक्शन। इसका मतलब होता है रिस्ट्रेंट ऑर्डर, रुकने का आदेश या संयम का आदेश, उसको कहते हैं इंजंक्शन। एग्जाम्पल समझते हैं। गवर्नमेंट कंपनी इशूड अ शो कॉज नोटिस टू हिज एम्प्लॉय मिस्टर जेड फॉर इरेगुलरिटीज। जेड अप्रोच्ड कोर्ट प्रेइंग फॉर एड इंटरिम इंजंक्शन against the company. Court granted ad interim relief injunction to Z that company will not move ahead with the show cause unless the matter is finally decided by the court. तो यहाँ पे एक गवर्नमेंट कंपनी जो है एक शो कॉज नोटिस दे रही है अपने एम्प्लॉय जेड को, कुछ गड़बड़ी पाई गई है उससे रिलेटेड। जेड जो है अप्रोच करता है कोर्ट को, ये प्रे करते हुए, इंजंक्शन प्रे करते हुए
कि जब तक कोर्ट डिसाइड ना कर ले तब तक कंपनी शुड नॉट मूव फॉरवर्ड, और इसीलिए कोर्ट जो है एक एड इंटरिम रिलीफ इंजंक्शन पास करती है इन फेवर ऑफ जेड कि कंपनी विल नॉट मूव अहेड विद द शो कॉज नोटिस अनलेस द मैटर इज फाइनली डिसाइडेड बाय द कोर्ट। जब तक कोर्ट फाइनली मैटर को सुन नहीं लेता है तब तक कोर्ट जो है उस पर आदेश नहीं दे सकती है, उसको टर्मिनेट नहीं कर सकती है, उसका एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई आदेश नहीं दे सकती है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कैसे लीगल मैक्सिम इंजंक्शन को यूज़ किया गया है। नेक्स्ट, नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट। इसका मतलब नो वन कैन गिव अ बेटर टाइटल दैन ही हैज़। कोई भी व्यक्ति वो चीज़ नहीं दे सकता है जो उसके पास होगा ही नहीं, और वो वही दे सकता है जो उसके पास होगा। एग्जाम्पल समझते हैं। X owns a property. Y claims that the property belongs to him. As per principle of nemo dat quod non habet, only X can transfer the property. X जो है एक प्रॉपर्टी को ओन करता है, एक लैंड को ओन करता है, उसका ओनर है। Y जो है वो क्लेम करता है कि वो जो लैंड है वो Y को बिलोंग करता है। लेकिन जो प्रिंसिपल है नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट का, वो ये कहता है कि उसके अंतर्गत सिर्फ एक्स ही उस लैंड को बेच सकता है या उसको कुछ भी ट्रांसफ़र मॉर्गेज कर सकता है। क्यों? क्योंकि एक्स जो है वो ओन करता है प्रॉपर्टी को, उसके नाम पे है वो प्रॉपर्टी, इसलिए एक्स ही कर सकता है, वाई नहीं कर सकता है। यही हमारा प्रिंसिपल कहता है। इसीलिए हम समझ सकते हैं कि कैसे ये प्रिंसिपल को यूज़ किया गया है कि कोई व्यक्ति वही चीज़ बेच सकता है जो उसके पास होगा, और वो चीज़ बेच सकता है जो उसके नाम पे है ही नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और भी लीगल मैक्सिम्स के लिए आप दूसरे वीडियोस को ज़रूर देखें। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स।